है। तो इसका इस वक्त 152 मुल्कों तक ये फैल चुका है और इसके टोटल जो कंफर्म केसेस हैं ना पूरी दुनिया में ये 1,45,374 केसेस थे आज तक सुबह तक है। और इसमें 5,429 टोटल डेथ्स हुई थी जो पूरी दुनिया के अंदर हुई हैं। और अगर आप रिकवरी रेट देखें तो 71,694 इससे रिकवर हो चुके हैं बंदे। और अगर आप मुल्कों को देखें तो चाइना में आप कंफर्म केस जो 80,973 थे, इटली दूसरे नंबर पे था जो 17,660 है, फिर ईरान है 11,364 है, कोरिया 8,086 और स्पेन में 5,200 और जर्मनी में 3,675 और फ्रांस में आप देख लें कि 3,667, अमेरिका में 2,174 इसके कंफर्म केस हैं, स्विट्ज़रलैंड में 1139 से बाकी मुल्क हैं जिनके अंदर फिर वो थोड़े थोड़े करके आते हैं। तो इसका इसी तरह से जो डेथ रेट था वो सबसे ज़्यादा चाइना में हुआ, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इटली आया और उसके बाद फिर ईरान और ईरान के बाद फिर बाकी मुल्कों में थोड़े थोड़े जो है ना कोई किसी में 15-20 या इससे ज़्यादा जो डेथें हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक चीन का एक छोटा सा इलाका जो वुहान था वहाँ से ये शुरू हुआ और उसके बाद फैलते फैलते इसने पूरी यूरोप को लपेट में ले लिया और वहाँ से फिर उसके बाद ये एशिया के अंदर आया। और अब हमें इसलिए इसका ज़्यादा यहाँ पे इशू महसूस हो रहा है कि हमारी हर साइड से तकरीबन जो मुल्क हैं उनके अंदर ये वायरस आ चुका है। जैसे ईरान है हमारे साथ, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर इंडिया के अंदर भी है। तो हमारी सरहदें चूँकि बॉर्डर्स हमारे इन मुल्कों के साथ मिल रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमें और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो लेटेस्ट फिगर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर 28 केस हैं पॉजिटिव हैं, जिनमें से 2 रिकवर हो चुके हैं, बाकी भी ठीक हैं। डेथ फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई नहीं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये फैल रहा है इससे जब तक हम एज ए होल पूरी नेशन इन चीज़ों को समझ के और एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेगी तो फिर खुदा ना खास्ता अगर ये कहीं को केस इस तरह का आगे फैल गई चीज़ तो फिर इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बोझ शायद बर्दाश्त ना कर सके। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये कोरोना वायरस जो है ना ये एक बड़ी पुरानी वायरसेस की फैमिली, उसे कोरोना ही कहते थे, कोरोना वायरस। तो ये तो बहुत ये आप यूँ कह लें कि ये 1939 में भी ये डिस्कवर हो गया था ये वायरस जो है जानवरों के अंदर, और फिर वहाँ से जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हुआ, आगे फैला। तो ये इसने फ्लू लाइक जो थी इसकी अलामात थी जैसे ज़ुकाम बुखार, ये उस वक्त भी शुरू हुई थी। पहले ये मर्स कोरोना वायरस था, एक डिज़ीज़ आई थी और ये मिडल ईस्ट में थी, मिडल ईस्ट में था कि उसमें ना ये सांस की बीमारी ही थी मर्स है, और ये ऊँटों के ज़रिए फैली थी, उससे भी काफ़ी डेथ्स हुई थी और ये ज़्यादातर उन इलाकों में रही थी जो आपका मिडल ईस्ट का इलाका है। फिर उसके बाद सार्स की आई बीमारी, और सार्स का भी यही था कि सार्स से बनता है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कि इससे भी सांस की ही तकलीफ आई थी और ये सार्स की इससे भी काफ़ी ज़्यादा डेथें हुई। लेकिन ये वाला जो नोवल कोरोना या कोविड-19 जिसको नाम दिया गया, ये लेटेस्ट वायरस है और ये दिसंबर के अंदर तकरीबन 2-3 महीने पहले ये ज़ाहिर हुआ है और ये चाइना के इलाके वुहान में ज़ाहिर हुआ। और ये ज़ाहिर है कि ये उस वायरस की जदीद शक्ल, इसमें म्यूटेशन आई और म्यूटेशन के बाद आप देख लें कि इसके अंदर ज़्यादा ये ख़तरनाक वायरस हुआ। और अभी तक इसके मतलब ज़्यादा स्टडी तो नहीं है चूँकि इसको अभी 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन जिस तेज़ी के साथ फैल रहा है या जिस फैमिली से इसका एक रिलेशन बनता है कोरोना की, जो उनकी अलामतें, जो उनका ट्रीटमेंट या जिस पैटर्न पे वो चला उस पैटर्न के हिसाब से यही है कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और फिर उसके बाद ये जो है ना इंसानों से इंसानों के अंदर मुंतकिल हो रहा है। और उसकी कई शक्लें हो सकती हैं कि चूँकि ये खांसने से और उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, जब खांसते हैं या छींकते हैं तो उसके जो ज़र्रात सामने वाले बंदे पे या इर्द गिर्द वाले पे जब जाके पड़ते हैं तो उन ज़र्रात के ज़रिए ये फैल जाता है। वैसे ही इसका ये पैटर्न नहीं है कि भाई हवा के अंदर रह के फिर आगे तक फैलाता जाए, इस तरह का नहीं है। अब खांसता है, छींकता है तो वो जिस चीज़ के ऊपर भी, चाहे वो टेबल है, चाहे फर्नीचर है, चाहे कपड़ा है, चाहे सामने वाला इंसान है, तो उसके ऊपर जब वो ड्रॉप्स उसके पड़ेंगे तो फिर उसके ज़रिए ये आगे जाएगा। अच्छा, इसलिए इसमें एक जो हमारा ये फैली हुई बात है कि हर शख्स जो है ना वो मास्क पहन ले, ये ज़रूरी नहीं है।
मास्क सिर्फ उसी को ही पहनना चाहिए कि जिसके अंदर ये अलामात हो, या जिसको ज़्यादा ज़ुकाम या ज़्यादा फ्लू है सिर्फ उसी को मास्क पहनना चाहिए। हर इंसान को इस तरह से मास्क नहीं पहनना चाहिए। या जो सस्पेक्ट मरीज़ है जिसके अंदर हम शक कर रहे हैं कि इसको हो सकता है इसमें ये, चूँकि जो इसको फ्लू है, इसको खांसी है, इसको ज़ुकाम है, तो उसको हम मास्क पहनाते हैं। या उसको पहनना चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ जाके, इस शक की बुनियाद पे भी इसको हो सकता है, उसको हम आइसोलेट करते हैं, तो उसको मास्क पहनना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इसकी जो परमानेंट एक अलामत होती है वो होता है बुखार, फीवर इसके साथ, और उसके साथ उसको ज़ुकाम, उसका गला ख़राब होता है, फिर उसके बाद खांसी है, और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन इसके साथ जो हिस्ट्री है वो ये है कि उस बंदे ने सफ़र की हो ईरान से आया हो के आया हो, ज़ाहिर हो, या ये चाइना से आया हो, या इटली से आया हो, या कोरिया से आया हो, ये हिस्ट्री उसके साथ होना ज़रूरी है कि अगर हम उस पर शक कर रहे हों, या ऐसा शख्स जिसके अंदर ये लामते हों और वो उस शख्स से मिला हो, या उसके साथ उसने सफ़र किया हो, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ फैमिली मेम्बर उसके साथ रह रहा हो, तो फिर उसके अंदर ये होगा कि इसको हम शक करेंगे कि इसके अंदर ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें वैसे तो आगे नेक्स्ट, अब इसका क्लोज कांटेक्ट जो एक पहले मैंने लफ्ज़ बोला था कि उसका वो क्लोज कांटेक्ट हो, तो उसमें यही आ जाता है कि एक ऐसा शख्स जो वहाँ से आया हो, उसके अंदर अलामात हो या कन्फर्म हो, तो सफ़र करने वाला, उसके साथ रहने वाला, हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट, या हॉस्पिटल में जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ भी हो सकता है, वो भी चूँकि उसका क्लोज कांटेक्ट उसके साथ है, तो वो लोग भी इसमें ज़्यादा उन पे भी ख़तरा होगा कि इन लोगों में भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। हाई रिस्क पे, वो हाई रिस्क पे हैं, जो उसका इलाज कर रहे हैं, जो उसके साथ मिलजुल रहे हैं, जो उसको चेक कर रहे हैं, वो लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं। के लिए इसका ये किया गया है कि इसका चूँकि 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब वायरस जिस्म के अंदर दाखिल हो, और फिर अलामात ज़ाहिर होने तक तकरीबन 14 दिन के अंदर अगर अलामात हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सस्पेक्टेड है। एक बंदा अगर 6 महीने पहले ईरान से होके आया या चाइना से होके आया और उसको अब फ्लू है, तो उसको हम उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड ही 2 दिनों से 14 दिन तक का है। तो लिहाजा उनकी, अब जो शख्स भी वहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये शुरू किया कि उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उनको पहले हम, जो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है वहाँ से कि ये बंदा फ़लाँ जगह से आया, फ़लाँ एयरपोर्ट से आया, फिर वो पूरी लिस्ट के मुताबिक उन लोगों को पहली बात है कि वहाँ पे वो 14 दिन के लिए वहाँ पे रखते हैं, उनको क्वारंटाइन जो उसका है वहाँ पे बॉर्डर्स पे है, और अब एयरपोर्ट्स पे भी शुरू हो गया कि उनको वहाँ पे रोक लिया जाएगा, 14 दिन उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, और अगर उनमें किसी में भी पॉजिटिव नहीं आता तो फिर उसको जाने की इजाज़त होगी। अदरवाइज़ अगर किसी एक में भी पॉजिटिव आ जाता है तो उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे, और बाकी लोगों को मज़ीद 14 दिन के लिए वहाँ पे रख लिया जाएगा। और जब तक वो सारे क्लियर नहीं होंगे तब तक उनको वहाँ से आने नहीं दिया जाएगा। ये हर जगह पे, हर लेवल पे। अब जैसे कि आपने सुबह देखा होगा कि सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स हैं, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, जहाँ से ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आएंगी या जाएंगी। इसके साथ ये है कि जिन लोगों को हमारे पास लिस्ट आती, फिर हम उनके कॉन्टैक्ट्स को भी जाके देखते हैं, उनके लवाहिकीन जो उनके साथ सफ़र करने वाले, उनको भी हम लोग चेक करते हैं कि डिपार्टमेंट चेक करेगा कि क्या उनमें तो कोई अलामत नहीं ऐसी। उनको चेक करने के बाद उसके बाद फिर तसल्ली होगी। तो नेक्स्ट अब हर हॉस्पिटल में, वैसे तो जैसे कि हमारा तहसील हेड क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर या टीचिंग हॉस्पिटल से, उनके अंदर आइसोलेशन रूम बना दिए गए हैं। वहाँ पे एक कमरे में उनको, अगर ऐसा कोई शक वाला मरीज़ है तो उनको उसमें सारे बाकी लोगों से, घर वालों से, बाकी मरीज़ों से उसको अलहदा कर दिया जाएगा, और उसकी मॉनिटरिंग आप कह लें, जो उसकी हम सर्वेलेंस करेंगे, और उसके अगर उसमें कोई शक आता है तो फिर उसके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जो उसके गले में से और उसके नाक की रतूबतें जो हैं उनको लेके वहाँ पे लैब में इस्लामाबाद भिजवाया जाता है, और फिर उसका वहाँ से फिर इसका वो टेस्ट जो है ना, वो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव वो वापस आता है। लेकिन इसमें यही होता है कि जो उसका टेस्ट करने वाला है, जो वहाँ पे उसके अटेंडेंट है, जो उसका ट्रीटमेंट करने वाला, उनको ख़ास किस्म के मास्क और ख़ास किस्म का वो लिबास पहनाया जाता है ताकि उन पे इस वायरस का अटैक ना हो। इसका सबसे ज़्यादा ये है कि आम तौर पे इसका जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 97% ऐसे लोग
जिनका कांटेक्ट हो या उन पे वायरस अटैक करे तो वो 97% के तो उससे बच जाते हैं। सिर्फ इसका डेथ रेट जो है वो 2 से 3% है इसका, जिनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और इसमें भी वो लोग होंगे कि जिनके अंदर जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होगी, वो लोग इससे बच निकलते हैं। ख़ास तौर पे जो यंग एज है वो इससे उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसमें आम तौर पे जो ओल्ड एज हैं, जो 50 से अबव हैं और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होगी या बच्चे होंगे, उन पे इसका ज़्यादा होगा, उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। इसकी या तो ये हो सकता है कि सिंपल बाज़ का तो उसमें ज़ुकाम हो, फ्लू हो, गला ख़राब हो, बुखार हो और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। एक तो ये इसकी सूरत हो सकती है। एक ये है कि इसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हो, उसके सांस की दिक्कत हो और उसके अंदर हल्का नमूनिया हो, वो भी इससे बच जाते हैं। फिर अगर थोड़ी सी ये एडवांस हो जाए, काम करना छोड़ देंगे और अल्टीमेटली उसके गुर्दे भी काम करना छोड़ देंगे और उस पर डेथ होगी और शॉक में चला जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। चूँकि अब इस वक्त ये एक एमरजेंसी WHO ने डिक्लेयर कर दी है, पूरी दुनिया के अंदर डिक्लेयर कर दी है, तो अब इसका जो चूँकि ना तो इसकी कोई वैक्सीन है, ना इसका कोई अभी तक इलाज दरियाफ्त हो सका है, तो इसका सिर्फ यही होगा कि जितनी हिफाजती तदाबीर हम लोग इख्तियार कर सकेंगे वो उसी से हम लोग बच जाएंगे और हमारा मुल्क या हमारा इलाका जो है ना उससे बचेगा। अब इसमें बाकी तो एसी साहब ने आपको बता दी कि सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, एवरीथिंग जो है वो तो बंद कर दी। लेकिन पर्सनली हम लोगों ने क्या करना है, पर्सनली ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा तो जो है ना वो है आपकी हाथ साफ रखना, सफाई। इसमें भी एक मुस्लिम हमें ये एडवांटेज है कि चूँकि जो लोग ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं या है वो तो दिन में 5 दफ़ा अपने हाथ वैसे ही धो रहे हैं, वो तो खुशकिस्मती है कि उससे एक हमें कुदरती तौर पे एक प्रोटेक्शन है। लेकिन उसके अलावा आप लोग काम कर रहे हैं, दफ्तरों में कहीं भी हैं, तो उसमें आप हैंड सैनिटाइज़र से या साबुन के साथ उसको फ्रीक्वेंटली उसको बार बार से मुराद 1-2 घंटे के बाद उनको हाथों के एक दफ़ा धो लिया जाए ताकि वो जरासीम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये है कि इसमें आप अगर खाना गोश्त वगैरह या बाकी हुआ तो उसको अच्छी तरह से पका होना चाहिए, या अंडे यूज़ खा रहे हैं तो वो भी अच्छी तरह से पके होने चाहिए। इसके अलावा ये है कि जब भी कोई बंदा खांसता है या छींकता है तो कम अज़ कम अपने मुंह के ऊपर और नाक के ऊपर या टिश्यू रख ले या रुमाल रख ले या और कोई चीज़ नहीं तो कम अज़ कम अपने आगे इस तरह से कोनी रख ले ताकि उसके ज़र्रात जो हैं वो आगे दूसरे इंसान पे या उसके टेबल पे या फर्नीचर पे या उसके ऊपर ना जा सकें। इसके अलावा ये है कि कम अज़ कम एक फासला इसके 1 मीटर तक, चूँकि इसके ज़रात जाते हैं और उतना इफेक्ट कर सकते उस लेवल तक, तो कम अज़ कम 1 मीटर का फासला ऐसे बंदे को अगर किसी को ज़ुकाम, खांसी या कुछ है तो कम अज़ कम इतना उसमें फासला ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो अब चीज़ें कुछ बैन भी कर दी, कुछ गाइडलाइन आ गई हैं, उसमें मना कर दिया गया है कि आप मिलें तो उसको आप सलाम करना तो अस्सलाम वालेकुम कहें, लेकिन उससे हाथ ना मिलाएं, बगलगीर ना हो। एक तो ये इसमें एहतियाती तदबीर आप इख्तियार करें। बाकी इसमें ये है कि पब्लिक गैदरिंग में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सारी गैदरिंग्स या पब्लिक के जो फंक्शन थे या जो भी उसमें था वो बैन कर दिया है। आप कोशिश करनी चाहिए कि उसको इतनी ज़्यादा अगर बिला ज़रूरत गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को इस तरह का ज़ुकाम, फ्लू या है तो फिर वो कम अज़ कम घर पे ही रहे, वो ज़्यादा बाहर ना निकले ताकि कम अज़ कम दूसरों को इस किस्म की इन्फेक्शन हम ना फैला सकें। तो यही इसकी प्रिवेंशंस हैं, इसी पे ही वर्क हो रहा है और इसी से ही बचना है। तो इसको अब चूँकि 3 हफ्ते का के लिए एट लीस्ट ये अपने सारी ये चीज़ें चलेंगी। 3 हफ्ते के बाद इसका होगा रिव्यू होगा, उसके देखा जाएगा कि इसके क्या असरात हैं, क्या है या नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। इसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन वो एडवाइजरी जो भी आएगी वो आगे इसको बताई जाती रहेगी। इवन आपका उस पर अभी से वो आ रही हैं, टीवी पे चल रहा है, सारे चैनल्स चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसी पे मीडिया पे होंगी और आप लोगों तक ये इंशाल्लाह आती रहेंगी। जो भी इसके अंदर नई चीज़ आएगी या नई एडवाइजरी होगी वो बताई जाएगी आप लोगों को।